वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स एज वेल एज गवर्नमेंट साइट्स में मेंशन है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। टारगेट और अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर एक साथ, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमारा फोकस क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज न्यूज़पेपर्स में अगर हम बात करें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। गवर्नमेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लस हमारा फोकस पीवाईक्यूज़ पर भी है कि जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से हम जो है वो करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एचएएस प्रीलिम्स 2025। इसमें ये जो हमारा कोर्स रहेगा स्पेशली फॉर द जीएस रहेगा, 80 डेज़ का प्लान रहेगा। क्विक रिवीजन हम जो है वो जीएस की करेंगे और इसमें हमारा टारगेट एनसीईआरटीज़ प्लस साथ में स्टैंडर्ड बुक्स रहेगी कि 80 डेज़ में जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट है उनको कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको क्लास नोट्स यानी कि शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस साथ में 1 ईयर का करंट अफेयर, न्यूज़पेपर एनालिसिस और साथ में डेली और वीकली जो है वो यहाँ पर रिवीजन की जाएगी। हमारा टारगेट रहेगा कि छोटे छोटे जो है वो हमें यहाँ पर क्या रखेंगे, एक लाइक होता है ना, ऐसे टारगेट सेट करेंगे वीकली डेली टारगेट और उसके थ्रू जो है फिर पूरा 80 डेज़ में जनरल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट रहेंगे उनको कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ डेवोल्यूशन इंडेक्स। डेवोल्यूशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, स्पेशली अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर पंचायती राज। मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। ये जो डेवोल्यूशन इंडेक्स है ये एक तरह से अगर हम बात करें तो रिजल्ट ऑफ मेटिकुलस रिसर्च एनालिसिस that provides insights into the progress of डिसेंट्रलाइजेशन अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि जितनी भी प्रोग्रेस रहेगी, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पंचायती राज के अकॉर्डिंग अभी तक, उसको ये पूरा जो है वो एनालाइज करेगा और एक जो है वो रिसर्च वर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। ये जो इंडेक्स है ये इवेलुएट करेगा 6 क्रिटिकल डायमेंशंस को, जिसमें फ्रेमवर्क, फंक्शनरीज, फंक्शंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंसिस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पंचायत इंक्लूड होगा। यानी कि ये सभी डायमेंशंस रहेंगे, 6 क्रिटिकल डायमेंशंस रहेंगे जिसके ऊपर इंडेक्स वर्क करेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहला तो एक जो आपका आर्टिकल 243G है उसके स्पिरिट को अलाइव करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रू स्पिरिट ऑफ द आर्टिकल 243G। उसके बाद सेकंड यहाँ पर है कि ये स्ट्रेंथन करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जैसे कि स्टेट्स और सेंटर दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, इस तरह से जो है वो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एनालाइज कर सकते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी इन पंचायत फंक्शनिंग, जो पंचायत की कार्यकारी होती है, जिस तरह से काम पंचायत करती है, तो उस सभी को जो है वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट बताएगा। रोड मैप फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज पॉलिसी, जो भी डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी यानी कि पंचायती राज के रिगार्डिंग पॉलिसी रहती है तो उन सभी को जो है वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी रोड मैप जो है वो प्रिपेयर करके देगा। साथ में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली फॉर विकसित भारत, हमने टारगेट किया है कि हमें 2047 तक जो है वो एक विकसित भारत बनाना है और ये अमृत काल की फेज़ है हमारी। तो इसमें जो है वो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल, ये भी जो है इसकी कोर थीम आती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना एट ग्रास रूट लेवल। तो यानी कि पंचायत, जब हमने बात करी कि भारत को विकसित बनाना है तो हमें उसमें जो पंचायत को पीछे नहीं छोड़ना है, तो पंचायत के रिगार्डिंग फिर जो है वो डेवोल्यूशन इंडेक्स आ गया जिसमें एक पूरा फ्रेमवर्क आ जाता है कि हमें क्या करना है, ताकि जब हम बात करें कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन गया तो उसमें हमारे जो पंचायत है, ठीक है, वो भी पीछे ना रहे, उनका भी जो है वो प्रॉपर जो है वो कंट्रीब्यूशन रहे इंडिया को डेवलप बनाने में। नेक्स्ट उसके बाद है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका में है और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जो है वो एक्सटेंशन है। और हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट में वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद रिवर अगर हम बात करें, लक्ष्मणा तीर्थ, ये ओरिजिनेट होती है सेंचुरी से, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी नदी की। हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वह ब्रह्मगिरी पीक, और ब्रह्मगिरी रेंज से जो है वो कावेरी निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स जहाँ से कावेरी निकलती है और उसके बाद कावेरी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। यानी कि कावेरी जो है वो वेस्टर्न घाट से निकल कर जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और वहाँ पर डेल्टा बनाती है। वेजिटेशन अगर हम बात करें तो काफ़ी यूनिक रहेगी वेजिटेशन यहाँ की, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस साथ में ये कहा जाता है कि शोला फॉरेस्ट जो कि काफ़ी फेमस रहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया में, तो उनके पैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और बैम्बूज यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। देन उसके बाद ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सराउंडेड है कॉफ़ी और कैडमम प्लांटेशन
मतलब जो आपका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके राउंड पे जो है वो कॉफ़ी और कैडमॉम जो है वो प्लांटेशन होती है। देन फौना की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लायन टेन मकॉक जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसका जो आयुसियन स्टेटस है दैट इज़ एंडेंजर्ड। मकाक जो इसका जो आयुसियन स्टेटस है दैट इज़ एंडेंजर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर, एलिफेंट, जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल। जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल की अगर हम बात करें तो हर्बीवोर है, यानी कि ये जो है वो पत्ते वगैरह खाती है, और ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी और इसको लेकर एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्बीवोरस कौन है, कार्निवोरस कौन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो याद रखना है कि जाइंट फ्लाइंग स्क्वायरल जो है वो हर्बीवोर है। उसके बाद क्रोकोडाइल कैटफिश, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है आजकल, रिसेंटली डिस्कवर किया है बहिनी रिवर असम में, और ये फ्रेश वाटर जो है वो कैटफिश है, और ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार, इन सभी रीजन्स में, इन सभी कंट्रीज़ में जो है वो ये क्रोकोडाइल कैटफिश मिलती है। कॉमनली अगर हम बात करें तो उसको एशियन जाइंट रिवर कैटफिश भी कहा जाता है। आयुष्मान स्टेटस अगर हम बात करें तो नियर थ्रेटेंड, ये कार्निवोरस प्रीडेटर है। कार्निवोरस प्रीडेटर मतलब ये छोटी फिशेस को खा जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को भी खाती है। तो इसकी जो डाइट है, इसका जो खाना है वो कौन है, छोटी फिश और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। देन उसके बाद जो हमें यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है दैट इज फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1946 में, उसके बाद स्टेटस ऑफ सर्वे इंस्टीट्यूट मिला है इसको 1974 में, और अभी प्रेजेंट जो है लाइक फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, ये टैग जो है वो या ये स्टेटस जो है वो 1983 में मिला है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। लास्ट टाइम भी एचएस में जो है वो एक क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो याद रखना फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में। देन उसका नेक्स्ट है इंडियन साउदर्न स्टेट्स, ये जीडीपी के रिगार्डिंग है और उनका सब कंट्रीब्यूशन, और अभी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका एक एडिटोरियल भी आया था, तो उसके बिहाफ पर जो है वो ये पूरा जो है वो कंटेंट हमने वहाँ से निकाला है। तो हमें किस तरह से हेल्प करेगा ये, देखो साउथ इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। ट्रॉपिकल कैंसर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न, या नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। तो जो साउदर्न इंडिया है उनको उनके बारे में ये कहा जाता है यहाँ पर कि वो जीडीपी में उनकी जो है वो जीडीपी शेयर जो है बहुत अच्छा है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड है। तो उनका जीडीपी जो शेयर है 6.3% है, स्टेट जीडीपी एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द इंडिया कितना है वो 5%। 1.3% जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। साउदर्न स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी वो 30% रहता है। इंडिया की जो जीडीपी है टोटल उसमें 30% कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा, कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। देन उसके बाद 25.6% ऑफ द इंडियाज टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो केम फ्रॉम दिस रीजन, मतलब ये जो साउथ इंडिया है यहाँ से जो है वो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, 25.6% का मतलब टोटल का इतना आता है यहाँ से। देन 33% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग वर्क फोर्स इज बेस्ड इन साउथ इंडिया। आईटी हब साउथ इंडिया में है, तो हम ये लिंक कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो एफडीआई भी वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को फॉलो किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम को वहाँ पे फॉलो किया जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ। नॉर्थ में अभी भी स्टिल जो है वो ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंडेंट नॉर्थ इंडिया है। देन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटका ने इंट्रोड्यूस किया है आईटी और ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो अगर हम बात करें तो साउथ जो इंडियन स्टेट्स है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ। देन उसका सोशल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ साउथ इंडिया में देखी जा रही है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने काफ़ी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो मेजर्स लिए। हाई लिटरेसी रेट, केरला सबसे बड़ा एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी साउथ इंडियन स्टेट्स में कम है, लोअर है देन नेशनल लेवल। और अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर कितना है 103, तो 103 से कम है। टूरिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी प्लस अवेयरनेस, ये सभी जो है वो सोशल जो है वो डेवलपमेंट के जो है वो पैरामीटर्स रहते हैं जो कि साउथ इंडियन स्टेट में अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और यूके। रिसेंटली अगर हम बात करें तो बोथ नेशंस ने साइन किया है मल्टीपल डिफेंस एग्रीमेंट एट एरो इंडिया 2025। ये एक मीटिंग हुई, इसमें जो है वो दोनों कंट्रीज ने जो है वो साइन किया है मल्टीपल डिफेंस एग्रीमेंट्स। इसमें फोकस क्या किया जाता है, डिफेंस टाइज को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। इंडिया यूके की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें, एक तो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा बहुत जो है वो यूके के साथ है। लाइक जैसे कि अगर छोटी सी बात करें कि कॉलोनियल रूल, ठीक है, पहले कंपनी रूल था 1765 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 1857 तक। देन उसके बाद कॉलोनियल रूल, ताज का शासन 1858 से लेकर जो है वो 1947 तक, फिर भारत आज़ाद हो गया। तो अभी अगर हम बात करें तो ये इंडिया और यूके के बीच में रिसेंटली अभी 4th एनर्जी डायलॉग भी हुआ था, इसमें साथ में जिसमें फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल, रिसाइलेंस एंड इंक्लूसिव एनर्जी फ्यूचर।
सस्टेनेबल रिसाइलेंस एंड इंक्लूसिव एनर्जी फ्यूचर की तरफ जो फोकस किया जा रहा है। प्लस डिफेंस कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोंकण शक्ति फर्स्ट ट्राई सर्विस इंडिया और यूके के बीच में एक्सरसाइज है। तो ये कोंकण शक्ति एग्जाम में आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इंडिया और यूके के बीच में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। उसके बाद कोबरा वॉरियर, ये एयर एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड यूके। अजय वॉरियर की अगर हम बात करें तो वो आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके। देन उसके बाद एशियन एलिफेंट, काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं एशियन एलिफेंट, और इलेक्ट्रिक एलिफेंट की वजह से तो काफ़ी न्यूज़ में आ गए हैं। तो इनका जो साइज़ होता है स्मॉलर होता है देन अफ्रीकन एलिफेंट। एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, भारत में एशियन एलिफेंट जो है वो 3 तरह के हैं, एक इंडियन एलिफेंट, एक सुमात्रन और एक श्रीलंकन। तो इंडियन की अगर हम बात करें तो नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है एलिफेंट, और कीटोन स्पीशीज़ भी जो है वो कहा जाता है इनको, आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और हेरिटेज एनिमल के साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिंबल भी जो एलिफेंट है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने लॉन्च किया था 1992 में, और 33 जो है वो एलिफेंट रिजर्व्स है अभी भारत में, और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें एलिफेंट तो वो कर्नाटका में है, कर्नाटका में जो है वो सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, और जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का उसको फीमेल एलिफेंट जो है वो हेड करती है। देन उसका न्यू स्टडी ये सुजेस्ट करती है कि जो अर्थ की इनर कोर है उसमें चेंजेस देखे जा रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस जो उसमें देखे जा रहे हैं। और ऐसा इसका बेसिक एविडेंस क्या रहता है कि एक आइलैंड है, ठीक है, साउथ सैंडविच आइलैंड। ये आइलैंड जो है वो अंटार्कटिका में है। यहाँ पर जो है वो 1991 से लेकर 2024 के बीच में जो है वो रिपीटिंग 121 अर्थक्वेक देखे गए हैं। अब ये 121 अर्थक्वेक हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अर्थ का जो इनर कोर है वहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इनर कोर जो है वो इट इज़ नॉट रिजिड एज पर प्रीवियस एज्यूम्ड। न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इनर कोर जो है वो रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। चेंजेस देखे जा रहे हैं उसमें, ये कहा गया है कि चेंजेस इंटरेक्शन किसकी वजह से होगी, जो इनर कोर और जो ट्रूबुलेंट मोल्टन आउटर कोर है उसकी वजह से जो है वो आइडिया लगाया जा रहा है कि वहाँ पर चेंजेस देखे जा रहे हैं। और पॉसिबली ये कहा जा रहा है कि ये अफेक्ट करेगा इट्स रोटेशन एंड अल्टरिंग डे लेंथ। तो ये इसको इस तरह से भी जो है वो इफेक्ट देखे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ का इनर स्ट्रक्चर की, तो देखो सबसे पहले इनर मेंटल, ठीक है, या फिर इसको हम कोर एक तरह से कह सकते हैं कोर, फिर आउटर मेंटल होती है, उसके बाद फिर लोअर मेंटल होती है, फिर अपर मेंटल। तो ये आउटर और इनर कोर भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। एक इनर, पहले इनर कोर आ गया, फिर आउटर कोर आ गई, फिर उसका अपर लोअर मेंटल, अपर मेंटल, फिर अस्थिनोस्फीयर आती है, फिर लिथोस्फीयर आती है, और फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आती है, और फिर ओशियनिक क्रस्ट। तो देखो ओशियनिक क्रस्ट मेड अप ऑफ बेसाल्ट, कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट, ठीक है, बेसाल्ट से बनी है, ओशियनिक सीमा, और सियाल कॉन्टिनेंटल बनी है, दैट इज़ आपका ग्रेनाइट, ये बनी है सियाल से। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कोर की, तो यहाँ पर आ गया नाइफ, ठीक है, निकल और आयरन, ठीक है, इनर कोर। और जो आपका ये मेंटल होती है, मेंटल बनती है सीमा से। तो सीमा, सियाल और नाइफ, ये तीनों याद रखना, ये एग्जाम में बन जाता है। देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, इसको रिलीज़ किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और इन्होंने रैंक्ड किया 180 कंट्रीज़ को। जो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2024 का, ये शो कर रहा है कि करप्शन इज़ अ डेंजरस प्रॉब्लम, ठीक है, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट चेंज फॉर द बेटर इज़ हैपनिंग इन मैनी नेशंस। बट ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है। तो हम एक देखो एक कंसर्न बताया, लेकिन साथ में बोल दिया कि नहीं भाई चेंज भी हो रहा है। तो इस तरह की अप्रोच हमें आंसर राइटिंग में भी रखनी है। तो CPI की अगर हम बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इसको रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और रैंकिंग या स्कोर की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 100 तक दिया जाता है। 100 मतलब वेरी क्लीन, और जो कि अभी तक कोई नहीं है, और 0 का मतलब हाईली करप्टेड। 0 का मतलब होगा हाईली करप्टेड। तो रैंक की अगर हम बात करें, डेनमार्क जिसका स्कोर है 90, सेकंड है फिनलैंड जिसका स्कोर है 88, सिंगापुर का स्कोर है थर्ड जिसका रैंक है सिंगापुर का रैंक है थर्ड जिसका स्कोर है 84, चाइना का रैंक है 76, स्कोर है 43, इंडिया का रैंक है 96, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और स्कोर है 38, और मालदीव्स का रैंक भी जो है वो 96 है, स्कोर 38। तो मालदीव्स और इंडिया दोनों का रैंक जो है वो सेम है 96, और स्कोर है 38। देन साउथ सुडान की अगर हम बात करें तो 188 रैंक है इसका, और स्कोर जो है वो 8 है। स्कोर क्या है? 8। सबसे लोएस्ट जो है वो आपका साउथ सुडान को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया था कब? 2 अक्टूबर 2014 में। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमिनेट करना ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज,
फेज़ की अगर हम बात करें तो इसकी सेकंड फेज़ जो है वो आपकी 2021-22 से लेकर 2024-25 तक रखी गई और इसमें फोकस किया गया था कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस है उसको सस्टेन करके रखना और ओपन डेफिकेशन प्लस मॉडल की तरफ शिफ्ट करना, यानी कि ODF से ODF प्लस की तरफ शिफ्ट करने का टारगेट था यहाँ पर। रिसेंट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो 5.5 लाख विलेजेस जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर की गई थी पहले, उनमें मैक्सिमम जो है वो ये कहा जा रहा है कि अभी क्या है कि वो जो है वो ओपन डेफिकेशन प्लस में भी जो है वो इंक्लूड की गई है। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, सोशल अपलिफ्टमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे? सैनिटेशन और हाइजीन प्रमोट होगा। सोशल अपलिफ्टमेंट अनटचेबिलिटी अबॉलिश जो हमारे संविधान में कर रखे आर्टिकल 17 उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और जो मैनुअल स्कैवेंजर है उनके रिगार्डिंग जो मेजर्स यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग जो मेजर्स यहाँ पर ले जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की प्रमोशन हो रही है, लाइक खुद सफाई का ध्यान रखे, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये सभी आता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सभी लिंक होता है, राइट टू इक्वालिटी यहाँ से लिंक होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट सेंटर को आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखा जा रहा है, NGOs का पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखा जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इससे जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन होता है। उसके बाद है इंडिया और फ्रांस, अभी दोनों ने रिसेंटली को चेयर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। ये कहाँ पर होता? फ्रांस, पेरिस में AI समिट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गए थे। तो ये समिट एंड हुआ है विद अ स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द पीपल एंड द प्लानट। यहाँ पर जो है वो एक प्लान किया गया है, एक कॉल ली गई है कि प्रमोट करना है AI एसेसिबिलिटी टू रिड्यूस डिजिटल डिवाइड्स को कम करना है, साथ में इंश्योर करना है ओपन इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी AI। ओपन इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी जो AI है उसको जो है वो इंश्योर करना है, प्लस साथ में एनेबल करना है कंडीशंस फॉर AI इनोवेशन की तरफ हमें जाना है, प्लस साथ में एनकरेज करना है AI डिप्लॉयमेंट। तो इनोवेशन और डिप्लॉयमेंट दोनों की तरफ जो है वो यहाँ पर फोकस है। और की आउटकम हम अगर हम बात करें तो कोalition फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल AI, यानी कि हमें एक ऐसी AI को लेकर आना है जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, ठीक है, AI जो है वो इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान करे, प्लस साथ में फ्रेमवर्क बनाना है ट्रस्टवर्दी AI जिसमें अकाउंटेबिलिटी रहेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी रहेगी, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है हमें, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी रहेगी, रोबस्ट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जिसमें प्रिवेसी कंसर्न सबसे बड़ा जो है वो इशू रहता है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मेजर लिया जा रहा है। और AI जो है वो भी वन ऑफ द जो है वो फैक्टर रहेगा, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसका NB8 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली मिट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, उनसे मिले और बोथ ने वेलकम किया है द इनिशिएशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज, जो इनिशिएटिव दोनों ने शुरू किया उन्होंने वेलकम किया है, एक्सचेंज द नॉर्डिक बाल्टिक फॉर्मेट। तो इंडिया और नॉर्डिक समिट होता है, तो इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया और दोनों ने जो है वो वेलकम किया है इस इनिशिएटिव को। इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक की अगर हम बात करें तो एक कोलैबोरेशन है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड नॉर्डिक बाल्टिक 8 नेशंस, ये दोनों मिलकर 8 हो जाते हैं, यानी कि 5 जो है वो नॉर्डिक नेशंस हो गए और 3 जो है वो बाल्टिक हो गए, तो टोटल NE8 इसको कहा जाता है। और नॉर्डिक नेशंस की अगर हम बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा नॉर्डिक नेशन है कौन सा नहीं। इसमें बाल्टिक अगर हम बात करें तो एस्टोनिया, ठीक है, लातविया और लिथुनिया, ये जो है वो 3 जो है वो बाल्टिक नेशंस हो गए। बाल्टिक सी के अराउंड पे कंट्रीज है छोटी छोटी। और स्कैंडिनेवियन नेशन कौन कौन सी होती है? तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों कौन सी होगी? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आर्टिक काउंसिल है जिसको बनाया गया था 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के बाद, उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने उसको ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस जो करंट अफेयर के वीडियोज़ है उसमें डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद संत गुरु रविदास जी के बारे में बात करेंगे। इनके बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई। इनका बर्थ जो है वो 14th सेंचुरी में हुआ था वाराणसी में, प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश। और भक्ति संत हैं ये, और कौन सी भक्ति से बिलोंग करते थे? निर्गुणा भक्ति, यानी कि फॉर्मलेस गॉड। इन्होंने कहा कि भगवान एक ही है, वो निर्गुण है। इन्होंने रिफ्यूज़ किया था टेम्पल बेस्ड रिचुअल्स को, और साथ में एडवोकेट किया था कि निरंकार की फॉर्म में जो है वो भक्ति को फॉलो किया जा सकता है, यानी कि फॉर्मलेस गॉड। अपोज किया था अनटचेबिलिटी को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स और पोएम्स हैं वो इंक्लूडेड है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, ठीक है। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।